Hello friends, I am your friend Neha Kaushik. Today our topic is Robert Gane theory of learning. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक रॉबर्ट गैने। इससे पहले हम बहुत सी थ्योरीज पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो थ्योरीज देखनी है तो लर्निंग के पार्ट्स आप देखिए, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी मिलेंगी जिसमें व्यवहारवादी और संज्ञानवादी, गेस्टाल्टवादी और दोनों का मिक्सचर अलग अलग थ्योरीज मिलेंगी। जो रॉबर्ट ये गैने हैं, एम गैने, ये हमारे व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों का मिक्सचर के बारे में बताते हैं। ओके, जो रॉबर्ट गैने हैं ये दोनों का मिक्सचर बताते हैं। कैसे हैं आगे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। गैने ने जो लर्निंग है उसको कैसे डिफाइन किया है। फर्स्ट वो बोलते हैं कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों का मिक्सचर है और व्यवहारवादियों ने हमें बताया है कि जो लर्निंग है वो बिहेव में जो भी चेंज इन बिहेव आता है वही लर्निंग है। ठीक है, अब व्यवहार सेकंड कहते हैं व्यवहार परिवर्तन जो है वो संभाव्य हो सकता है। मतलब हम उनको पहले से बता सकते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे बिहेव में ये चेंज आएगा। ठीक है, थर्ड ये बोलते हैं व्यवहार व क्षमता में होने वाले परिवर्तन दीर्घकालिक नहीं होते, मतलब लंबे समय तक नहीं टिकते। जैसे कि अब कोई मेरे साथ इंग्लिश में बात करे तो मैं उसको देख के इंग्लिश बोलने की कोशिश करूं, लेकिन वो मेरे साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है। वो बंदा चला गया, उसके बाद मेरा फिर से अपना वही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी जो बिहेव का जो चेंज है बाय कम्युनिकेशन स्किल, जो चेंज आया था वो लंबे समय तक नहीं टिका। ठीक है, उसके बाद जो अधिगम शब्द का प्रयोग है उन परिवर्तनों के लिए नहीं होता जो परिपक्वता के कारण होते हैं। देखो, मैच्योरिटी के कारण अगर कोई भी परिवर्तन आता है तो उसे हम अधिगम नहीं बोलते। मैंने पहले भी जब लर्निंग पढ़ा रही थी स्टार्टिंग में उसमें बताया था कुछ अन्य कारण होते हैं जिनके कारण अगर हमारे बिहेव में चेंज आए तो वो अधिगम नहीं कहलाते, वो इसके विरोधी हैं। क्या क्या हैं वो? मैच्योरिटी, इलनेस एंड लेजीनेस, इमोशंस डेवलपमेंट और कुछ ऐसी जैसे कुछ शराब वगैरह पीकर हमारे बिहेव में चेंज आना और सिगरेट, इन सब चीज़ों से जो भी बिहेव में चेंज आता है वो लर्निंग का पार्ट नहीं होते। ये सिंपल सी बात ये है। गैने ने जो है वो 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग दी हैं। इसको हम अष्टपदीय सोपान का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसमें ये नहीं लिखा गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि रॉबर्ट एम गैने ने जो अपनी ये लर्निंग थ्योरी दी है उसको अष्टपदीय सोपान का सिद्धांत कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने 8 इसके डिफरेंट पार्ट दिए हैं जिनके जो एक लाइन वाइज, क्रम वाइज चलते हैं, जिनका मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरक हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेबल हैं। वो कैसे हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सांकेतिक उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल सीखना, शाब्दिक साहचर्य सीखना। 5th है विभेदीकरण सीखना। 6 है संप्रत्यय सीखना और 7th है नियम सीखना, नियम या सिद्धांत जिसको बोलते हैं। और 8th है हमारे पास समस्या समाधान का सिद्धांत। ठीक है, ये हमारे पास 8 डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसमें जो हमारे फर्स्ट ये 3 है ना, हमारे फर्स्ट 3 पार्ट हैं जो इनको तो मैन भी कर सकते हैं, ह्यूमन और मतलब पशु भी कर सकते हैं। ओके, और जो हमारे ये लास्ट के 8 पार्ट हैं मतलब 4 to 8 ये मानव और पशु दोनों कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा संकेत अधिगम। संकेत अधिगम का क्या मतलब है कि कोई भी अगर बच्चे को संकेत दे दिया, कोई उसको बता दिया उसको ऐसा कुछ जिससे उसको अपना पता चल जाए कि क्या, जैसे हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं, हम उसको खरगोश सिखाते हैं तो हम उसे पहले खरगोश की पिक्चर दिखा देते हैं तो उसे पता लग जाता है कि ये खरगोश है, मतलब उसको संकेत से पता लग गया। अगर हम अपने पहले बिहेवियरिज्म जो थे, व्यवहारवादी थे, उनमें देखें तो पावलोव ने घंटी दिखाई थी, घंटी के बजने से उसको भोजन मिला था।
ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ था, घंटी के बजते ही उसको कुत्ते की लार आने लग गई थी। ठीक है, तो ये कुछ संकेत अधिगम का पार्ट है। उसके बाद है हमारे पास उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, SR थ्योरी, जो हमने पहले पढ़ी भी है। SR थ्योरी जो थी, SR थ्योरी में क्या था, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं जिसको, SR थ्योरी के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है, वो क्या था, थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, जिसमें SR थ्योरी का प्रयोग किया गया था। मतलब कि स्टिमुलस को दिखाते ही रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था। ओके, उसके बाद है श्रृंखला अधिगम। ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेबल हैं। संकेत अधिगम पहले, फिर उसके बाद बच्चे को उद्दीपक अनुक्रिया, पहले उसको संकेत से सिखाया गया, फिर उसको एक उद्दीपक दिखाया गया जिससे उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, उसके लिए वो एफर्ट्स करने लगा। श्रृंखला अधिगम मतलब उसको क्रम में लगाना जिसको बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज को सीखने के लिए उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के सीखना। ठीक है, अब जैसे किसी बच्चे को बोर्ड पे अगर कुछ लिखने के लिए बोला जाए, पहले उसको वहाँ से चल के आना, उसको चौक को उठाना, उसको चौक को प्रॉपर उस वे में पकड़ना और फिर लिखना स्टार्ट करना और प्रॉपर वे में लिखना, ये सारी जो है एक श्रृंखला है। जैसे हम आगे एक दरवाज़ा खोलने की श्रृंखला है किसी बच्चे की अगर, तो वो जब तक उसकी पूरी वो नहीं सीख सकता वो उसको पूरा नहीं कर सकता। कैसे, ताला चाबी लेना हाथ में, उसको सीधी तरह डालना, फिर उसको घुमाना, और जब तक वो पूरी तरह ना पहुंच जाए तो खुले दरवाजों को धक्का देना। तो ये सब जो है श्रृंखला में होता है ये सब। उसके बाद है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, मतलब कि प्रॉपर एक लाइन वाइज शब्दों को बोलना। जैसे गेंद के बारे में अगर बोलना है तो यह लाल गेंद है, प्रॉपर उसके श्रृंखला है ना, लाल गेंद। ये तो नहीं कहा उसने यह गेंद लाल, या ऐसा कुछ उल्टा तो नहीं बोला। ये चीज प्रॉपर उसका शाब्दिक जो है वो प्रॉपर लगे हुए हैं शब्द उसके। फिफ्थ है विभेदी अधिगम, मतलब कि अलग अलग चीजों को पहचानना। जैसे कि नमक और बूरा, जो चीनी का चूरा जिसको बोलते हैं उसको बूरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो नमक और बूरे को पहचानना कि ये अलग अलग है। उसके बाद उसके मतलब धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, वो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे वो जान रहा है उसके बारे में, तो विभेदीकरण भी उसे आ चुका है। सिक्स्थ है हमारे पास प्रत्यय अधिगम, इसमें उसके सारी चीजें आ जाएंगी, विश्लेषण, संश्लेषण, विभेदीकरण, लाइन वाइज लगाना, जनरलाइजेशन करना। तो अधिगम में वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना, मतलब कि किसी अगर हम समस्या का समाधान कर रहे हैं तो पहले उसको विश्लेषण करना, उसको समझना, फिर उस सारी समस्या का संश्लेषण किया, फिर उसने समझा कि इसको किस तरह से हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अलग अलग विभेदीकरण किया, फिर उसने एक अंदाज़ा लगाया, उसको जनरलाइज किया कि ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। अधिनियम सिद्धांत अधिगम, ये होती हैं मतलब सिद्धांत थ्योरी बेस्ड होती हैं, जो पहले से सिद्धांत बने हुए हैं, जैसे कि ग्रेविटी। और जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि क्षेत्रफल और दाब संप्रत्यय को समझने के बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं कि विद्यार्थी क्षेत्रफल और दाब के संबंध को नियम में व्यक्त कर सके। कैसे, कि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है और क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम में ये सबसे देखो हाईएस्ट लेवल की है, सबसे लो लेवल की जो थी वो हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था संकेत अधिगम स्तर, वो एक निम्न स्तर है, और जो समस्या समाधान स्तर है वो इसका सबसे हाई लेवल है। इसके लिए अधिनियम अधिगम की आवश्यकता होती है। जितने भी पीछे के हमने साथ पढ़े हैं वो उन सबकी इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये इस लेवल तक बंदा पहुंच सकता है, वो स्टूडेंट पहुंच सकता है। ठीक है, समस्या समाधान की प्रक्रिया से उच्च स्तर के सिद्धांतों की उत्पत्ति होती है और व्यक्ति के परमार्जित व्यवहार के विभिन्न अंग बन जाते हैं। ठीक है, अतः अधिगम की व्याख्या उपयुक्त वर्णित 8 परिस्थितियों के माध्यम से की जाती है जो परस्पर श्रृंखलाबद्ध हैं, एक दूसरे के लिए पूरक हैं। ये
मतलब कि अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जो रॉबर्ट एम गैने के अष्टपदीय सोपान है उनको एक लाइन वाइज श्रृंखला पूछी जाएगी आपसे कि 4th पॉइंट पे कौन सा है, 2nd पे कौन सा है, 8th पे कौन सा है, ये प्रॉपर लाइन वाइज ही लगे हुए हैं, इनको ऐसे ही याद करना होगा। कैसे कि पहले सांकेतिक अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, और उसके बाद सरल श्रृंखला, शाब्दिक साहचर्य, विभेदीकरण, संप्रत्यय, नियम वाइज, और जितना भी इन्हें दिया हुआ है ये इस तरह से इसमें सारी 8 के 8 सोपान बताए हुए हैं। उसके बाद है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन मतलब निष्कर्ष में क्या बताया इन 8 सोपान का कि अधिगम परिस्थितियों के जो ये घटक है ये सबसे महत्वपूर्ण है। 8 के 8 उचित अधिगम परिस्थितियों में शिक्षण की क्रियाएं अधिगम प्रक्रिया का संचालन करती हैं। अपने छात्र अपने अनुभव तथा क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है। उसके बाद शिक्षण और अधिगम की क्रियाओं के समन्वय से बालक के व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है। छात्र के विकास के लिए शिक्षण और अधिगम की क्रियाओं का समन्वय होना जरूरी है। इज इट क्लियर? अब इसमें इतना ही है, बाकी जो आगे के आएंगे एक शायद सिर्फ जो इनका मिक्सचर है उसमें बंडूरा है, उनका हम नेक्स्ट उसमें पूरा कर देंगे। उसके बाद ये टॉपिक यहीं पे लर्निंग का ख़त्म होगा। शायद 1 या 2 वीडियोस और आएंगी। सभी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। थैंक यू।